नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सबका का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। इस विषय पर केवल वार्तालाप हम लोग करेंगे ताकि आप लोगों को इन साक्ष्यों के विषय में जानकारी प्राप्त हो सके। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य जो कि अश्विनी कुमार के नाम से भी जाने जाते हैं, इन चार देवताओं का यानी मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य का वर्णन जो है 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगज कोई मिलता है। किसमें? बोगज कोई में मिलता है। बोगज कोई में प्राप्त होता है। प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि बोगज कोई अभिलेख जो कि एशिया माइनर से 1400 ईसा पूर्व के ये अभिलेख है, जिसमें किन वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। तो वैदिक देवताओं में मित्र, कौन से? मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य जिन्हें अश्विनी कुमार के नाम से भी जाना जाता है। ये चारों देवताओं वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है। मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य का किस अभिलेख में? 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगज कोई अभिलेख से प्राप्त होता है। वहीं बात करें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेशनगर विदिशा गरुण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेशनगर जो कि विदिशा गरुण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। देखिए नेक्स्ट, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेशनगर। यवन कहाँ के राजदूत थे? यवन राजदूत थे हेलियोडोरस के बेशनगर गरुण स्तंभ, बेशनगर यानी विदिशा गरुण स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारत का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में प्राप्त होता है। कहाँ पे? हाथी गुम्फा अभिलेख। सर्वप्रथम भारतवर्ष, इसका भारतवर्ष का जिक्र जो है, भारतवर्ष का जिक्र सर्वप्रथम हाथी गुम्फा अभिलेख में प्राप्त होता है। प्रश्न से पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम जिक्र भारतवर्ष का किस अभिलेख में हुआ था? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से हुआ था। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक का है? तो कलिंग राजा खारवेल का है। कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, जिसके माध्यम से सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हुआ। वहीं बात करें सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। यानी दुर्भिक्ष, अकाल का जानकारी देने वाला अभिलेख क्या है? शाहगौरा अभिलेख है। शाहगौरा अभिलेख में हमें सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी प्राप्त होती है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। इसी अभिलेख में कौन? शाहगौरा अभिलेख से हमें यह भी जानकारी होता है कि संकट की स्थिति में यहाँ पे खाद्य यानी खाने का खाद्य पदार्थ जो है सुरक्षित रखा जाता था या भंडार के रूप में रखा जाता था। दूसरी बात करें सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। हुण आक्रमण की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो दोस्तों ध्यान रखिए, भीतरी अभिलेख से। कहाँ से? भीतरी अभिलेख से प्राप्त होता है। भीतरी अभिलेख से सर्वप्रथम हुणों के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। हुणों के आक्रमण की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख। सती प्रथा का पहला
साक्ष्य एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। कहाँ से? एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। एरण अभिलेख से सर्वप्रथम सती प्रथा का साक्ष्य प्राप्त होता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख शासक होता भानुगुप्त। कौन था? भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है। इसमें प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, और कौन सा वंश था जिनका पूरा इतिहास जो है अभिलेखों के आधार पर लिखा गया? तो वंश जो है सातवाहन राजा थे। कौन थे? सातवाहन राजाओं का जो है इतिहास अभिलेख पर आधारित है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख से। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है। वहीं बात करें कश्मीर नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जाहोम से गर्तवास गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल जहाँ से बुर्जाहोम या गर्तवास गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है, ये किस काल का है? तो नवपाषाणिक काल का है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी। तो बुर्जाहोम किस काल से संबंधित है? बुर्जाहोम दोस्तों जो है नवपाषाण से संबंधित है, नवपाषाण काल से संबंधित है। और यहाँ पे गड्ढा घर यानी गर्तवास यानी गड्ढा बना करके निवास किया, गड्ढा बना करके वो घर बनाया जाता था और उसी में लोग जो है निवास करते हैं। और इसका साक्ष्य प्राप्त होता है नवपाषाण काल में। कहाँ से? कश्मीर। प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कर्षापण भी कहा जाता है। तो प्राचीन सिक्कों को किस सिक्कों के नाम से जाना जाता था? आहत सिक्के के नाम से जाना जाता था। और यही बाद में इसका नाम जो है बदलकर साहित्य में कर्षापण कहा गया। अब प्रश्न ये उठता है कि कर्षापण जो है, कर्षापण कर्षापण प्रश्न ये उठता है कि कर्षापण जो है का नाम कहाँ पे आता है? तो इस साहित्य में आता। कहाँ पे आता है? साहित्य में इसका प्रमाण मिलता है। साहित्य में कर्षापण जिसे कहा गया, किसे? आहत सिक्के को कहा गया। आहत सिक्के को कर्षापण कहा गया। वहीं आगे बात करते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों के द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य जो है यवन शासकों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? यवन शासकों के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। वहीं समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि समुद्र की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्का प्रमाण मिलता है, तो उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। किसके? समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से। क्या? बीड़ा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से समुद्रगुप्त का संगीत प्रेमी होने का प्रमाण या साक्ष्य प्राप्त होता है। अरिकमेडु एक प्रसिद्ध स्थल है। अरिकमेडु जिसे पुदुचेरी, यह कहा पुदुचेरी के निकट है। पुदुचेरी के निकट है। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट स्थित है।
यहीं से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्या है? यहीं से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। आगे बात करते हैं। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, सबसे पहले भारत का संबंध है बर्मा। कहाँ? भारत का संबंध बर्मा। सबसे पहले भारत का संबंध बर्मा, और बर्मा को उस समय दोस्तों जो सुवर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था। क्या? सुवर्ण भूमि के नाम से बर्मा को जाना जाता था। और आज बर्मा का नाम दोस्तों जो है, आज वर्तमान में बर्मा को म्यांमार के नाम से जाते हैं। म्यांमार। प्राचीन काल में बर्मा को सुवर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें मलाया, मलाया को स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना जाता था। स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना जाता था। मलाया को स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना जाता था। कंबोडिया को कंबोज, कंबोडिया को कंबोज के नाम से, कंबोज के नाम से कंबोडिया को जाना जाता था। और जावा को यव द्वीप से स्थापित किया गया था। यानी जावा को, ध्यान रखिए, जावा को यव द्वीप के नाम से जाना जाता था। तो सबसे पहले भारत में के संबंध बर्मा को सुवर्ण भूमि के नाम से वर्तमान समय में म्यांमार के नाम से जाना जाता है। वहीं मलाया को स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना जाता था। कंबोडिया को कंबोज के नाम से और जावा को यव द्वीप से स्थापित किया गया था। महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है तिथि रहित अभिलेख है। क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख जो है तिथि रहित अभिलेख है। और ये कलिंग राज खारवेल के शासक का समय, कलिंग राज खारवेल का है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख है। ये रुद्रदामन का, यानी रुद्रदामन का जूनागढ़ गिरनार अभिलेख है। किसका? रुद्रदामन का जूनागढ़ गिरनार अभिलेख है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, नासिक अभिलेख है, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। इसके साथ कौन है? गौतमी बलश्री ने नासिक अभिलेख की। प्रयाग स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख जो है समुद्रगुप्त का है। किसका है? प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का है। ये गुप्त वंश का प्रतापी शासक था। और समुद्रगुप्त ने प्रयाग स्तंभ लेख। अयोल अभिलेख है, अयोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का अयोल अभिलेख है। अयोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। वहीं मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश, मालवा यानी कहाँ के शासक है? मालवा के शासक नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। किससे? यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार शासक भोज से संबंधित है। किससे? भोज से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख दोस्तों जो है गुप्त वंशी शासक अस्कंद गुप्त से संबंधित है। किससे? अस्कंद गुप्त से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख के बारे में चर्चा करें तो ये बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। बंगाल के शासक विजयसेन से देवपाड़ा अभिलेख संबंधित है।
तो तथ्य आप लोग समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः इसकी चर्चा करते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि तिथि रहित है, ये कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। वहीं बात करें जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, ये रुद्रदामन शासक से संबंधित है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलसी से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। अयोल अभिलेख दोस्तों जो है पुलकेशी द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। मालवा नरेश यशोवर्मन से कौन सा अभिलेख संबंधित है? तो मंदसौर अभिलेख संबंधित है। प्रतिहार नरेश राजा भोज से कौन सा संबंधित है? ग्वालियर अभिलेख। मध्य प्रदेश का ग्वालियर अभिलेख दोस्तों जो है प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के शासक विजयसेन से संबंधित है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन दोस्तों जो है एपिग्राफी कहलाता है। एपिग्राफी कहलाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली में। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली कैसी है? नागर शैली है, ध्यान रखिए, नागर शैली है। वहीं बात करें दक्षिण भारत के मंदिरों की कला क्या है? दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। द्रविड़ शैली कहलाती है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ता है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग किया गया है, दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा। अतः यह बेसर शैली कहलाती है। दोनों का जहाँ प्रभाव है दोस्तों, नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का जहाँ प्रभाव है उसे बेसर शैली के नाम से भी जाना जाता है। बेसर शैली के नाम से जाना जाता है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन कहलाता है। कब? तब पंचायतन कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो। पंचायतन मंदिर के उदाहरण कहाँ पे? कंदरिया महादेव का मंदिर जो कि खजुराहो में है, ये पंचायतन शैली का उदाहरण है। ब्रह्मेश्वर मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, ये भी पंचायतन शैली का उदाहरण है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो पंचायतन शैली से संबंधित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र, ये सभी जो है मंदिर पंचायतन शैली से संबंधित हैं। ये प्रसिद्ध मंदिर हैं जिन्हें एक बार तुरंत ध्यान दीजिए। पंचायतन मंदिर के उदाहरण में कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। गोंडेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? भुवनेश्वर में स्थित है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ पे है? लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में स्थित है। ब्रह्मेश्वर मंदिर कहाँ है? ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में है। महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। ये सभी की सभी प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों जो है पंचायतन शैली पे आधारित हैं। तो ये सारे तथ्य आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे दोस्तों को शेयर करना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।